अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो हमारा क्रिमिनोलॉजी का सेक्शन 4 चल रहा था, तो उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग आईएलपी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग। इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिस्क बेस्ड पुलिसिंग। ये प्रोएक्टिव टाइप ऑफ पुलिसिंग है एंड इट इज़ रिस्क बेस्ड, मतलब कि ये इस बात की जांच पड़ताल करती हैं कि कहाँ पर कोई भी रिस्क है, कि चांसेस हैं कि यहाँ पे क्राइम हो सकता है, इन विच डिफरेंट टूल्स आर यूज्ड टू असेस द रिस्क ऑफ क्राइम एंड टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस. Now, coming to the definition of ILP, intelligence-led policing, from OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe, and Professor Jerry H. Radcliffe in his book Intelligence-led Policing. He defines intelligence-led policing as intelligence-led policing emphasizes analysis and intelligence as pivotal to an objective. कि किसी भी ऑब्जेक्टिव या किसी भी गोल को हासिल करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट उसके पार्ट्स होते हैं वो होते हैं उसका एनालिसिस और उसका उसमें इंटेलिजेंस का यूज़. Decision-making framework that prioritize crime hotspots, repeat victims, prolific offenders, and criminal groups. It facilitates crime and harm reduction. इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग क्राइम और हार्म को रिड्यूस करने में फैसिलिटेट करती है. डिसरप्शन एंड प्रिवेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल मैनेजमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड इन्फोर्समेंट. अब बेसिकली इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग है क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ पुलिसिंग मॉडल विच इज़ बिल्ड अराउंड दी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क. इसमें बेसिकली किसी भी रिस्क की असेसमेंट की जाती है और उसे मैनेज करने के लिए इकदाम किए जाते हैं. ILP यूटिलाइजेज डाटा कलेक्टेड बाय मल्टीपल एजेंसीज. अब ILP जो डाटा यूटिलाइज करती है वो मल्टीपल एजेंसीज ने कलेक्ट किया होता है, जैसे कि लोकल पुलिस, FBI और डिटेक्टिव्स वगैरह ने. दे गैदर डोमेस्टिक इंसिडेंट्स. अब जितने भी कोई डोमेस्टिक इंसिडेंट्स, कोई अरेस्ट वगैरह, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है या किसी भी कोई गैंग की एक्टिविटी होती है, तो ILP उस डाटा को यूटिलाइज करती है और इस डाटा की बेस पे ये पता लगाया जाता है कि क्राइम ज़्यादा कहाँ हो रहे हैं या कहाँ होने के चांसेस हैं, फिर उनकी रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जाते हैं. अच्छा, अब ILP क्या करती है कि जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं ना, जो बार बार अपने जुर्म को रिपीट करते हैं, सुधरते नहीं हैं, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर उनको अप्रोच करती है और उन्हें एक मौका देती है कि वो अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करें, ताकि इससे पहले कि उन्हें दोबारा अरेस्ट किया जाए और उन्हें सीवियर सज़ाएँ दी जाएँ. इनका बेसिकली कंसर्न होता है, ILP का कंसर्न बेसिकली क्या है कि वेयर एंड व्हेन क्राइम में हैपन, कि कहाँ और कब क्राइम जो है वो हो सकता है. अब हम इसमें पढ़ लेते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग. उसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग एंड असाइनमेंट ऑफ टास्क. कि किसी भी कोई भी टास्क है उसकी सबसे पहले प्लानिंग की जाएगी और उसको असाइन किया जाएगा टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट और रेलेवेंट पुलिस ऑफिसर्स. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन विच प्लानिंग इज मेड एंड टास्क आर असाइंड. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ सडन राइज इन क्राइम्स इन एन एरिया. अब किसी भी एरिया में सडन राइज हो रहा है क्राइम्स में. इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव मेजर्स अ स्ट्रेटजी इज डिवाइस. एक स्ट्रेटजी डिवाइस की जाएगी टू आइडेंटिफाई द कॉजेज फॉर विच अ टीम इज कॉन्स्टिट्यूटेड. उसके लिए टीम बनाई जाएगी. द मेंबर्स ऑफ टीम आर देन असाइन टास्क. अब वो जो टीम के मेंबर्स होंगे उन्हें टास्क असाइन किया जाएगा. उसके बाद कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी. अब ये जो मेंबर्स को टास्क असाइन किया गया है, अब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. द टीम मेंबर्स कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन अबव एग्जाम्पल. इफ इज फाउंड फॉर एग्जाम्पल दैट मोस्ट ऑफ द क्राइम्स रिलेटेड टू थेफ्ट ऑफ व्हीकल्स. अब ज़्यादातर अब उस जो टीम है जिसको कि टास्क असाइन किया गया है, उसने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है कि ज़्यादातर जो क्राइम हो रहे हैं आजकल वो थेफ्ट ऑफ व्हीकल्स हैं, वो मोटरसाइकिल चोरी या गाड़ी चोरियों के हो रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन. अब इस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस किया जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं. इन्फॉर्मेशन जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज एनालाइज टू ड्रॉ मोर कंक्लूजन. अब ये जो इन्फॉर्मेशन आई है वेरियस रिसोर्सेज से, इसको एनालाइज किया जाएगा ताकि किसी नतीजे पे पहुंचा जा सके. इट कम्स टू फोर दैट मोस्ट ऑफ द थेफ्ट इंसिडेंट्स टुक प्लेस आउटसाइड द शॉपिंग मॉल्स एट अ गिवन टाइम. अब इससे ये साबित हुआ कि ये जो ज़्यादातर व्हीकल्स चोरी हो रही हैं ये एक स्पेसिफिक टाइम पे चोरी हो रही हैं और शॉपिंग मॉल्स के बाहर से चोरी हो रही हैं. अब डिसीजन मेकिंग की जाएगी. द नेक्स्ट स्टेप इज डिसीजन मेकिंग. इट इज़ डिसाइडेड दैट ऑल शॉपिंग मॉल्स ऑफ द सिटी वुड बी प्लेस्ड अंडर एनहांस्ड सर्वेलेंस. अब जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनकी पार्किंग के ऊपर जो सर्वेलेंस है, जो नज़र रखी जाएगी, वो बढ़ा दी जाएगी. द ऑफिशियल्स आर डिप्यूटेड इन डिस्गाइज. ऑफिशियल्स को भेज बदल के वहाँ पर छोड़ा जाएगा अराउंड ऑल द शॉपिंग मॉल्स ऑफ सिटी. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कोऑर्डिनेशन. द डिसीजन सो टेकन. अब जो डिसीजन लिया गया है इज डिससेमिनेटेड टू पुलिस फॉर्मेशंस अक्रॉस द सिटी. अब उस सिटी में जितने भी थाने हैं या जितने भी कंसर्न एजेंसीज हैं उन तक ये जो डिसीजन है ये डिससेमिनेट कर दिया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा फॉर टेकिंग द रिक्वायर्ड एक्शन, ताकि वो रिक्वायर्ड एक्शन ले सकें. फिर आता है फीडबैक. फीडबैक इज टेकन टू सर्टेन वेदर द इंटेंडेड रिजल्ट्स हैव बीन अचीव. अब फीडबैक लिया जाएगा कि जो डिसीजन लिया गया था उस पर अमल दरामद हुआ है और उससे क्राइम जो है वो कम हुआ है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ इन द सिनेरियो कि जो ऊपर हम सिनेरियो पढ़ चुके हैं अंडर डिस्कशन, इफ द क्रिमिनल्स आर कॉट. अगर तो क्रिमिनल्स पकड़े जा चुके हैं वाइल स्टीलिंग द कार को चोरी करते हुए, द ऑपरेशन वुड बी डीम्ड टू बी सक्सेसफुल. तो ऑपरेशन को सक्सेसफुल माना जाएगा. या तो चोरी करते हुए कोई क्रिमिनल पकड़ा जाए या फिर चोरी की वारदातें कम हो जाएं, तो इस फिर मिशन को सक्सेसफुल माना जाएगा. उसके बाद आता है 4I कॉन्सेप्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट फ्रेमवर्क ऑफ ILP. इंटेलिजेंस एंड पुलिसिंग का एक फ्रेमवर्क जिसके लिए एक 4I कॉन्सेप्ट है. एक तो है I से इंटेंट. इंटेंट मतलब कि कोई वजह हो. इंटरप्रेट, कोई भी टास्क जो है उसको इंटरप्रेट किया जाए. फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस, उसका कोई इन्फ्लुएंस हो. और इम्पैक्ट, उसका बाद में इम्पैक्ट निकले.
फिर आता है टीम ऑफ आईएलपी। आईएलपी की टीम कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? आईएलपी की टीम में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं? एक होते हैं पेट्रोलिंग ऑफिसर्स। पेट्रोलिंग ऑफिसर्स जो कि गश्त पे होते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं, फोरेंसिक स्टाफ होता है, मेंबर्स फोकसिंग ऑन की टारगेट क्रिमिनल्स। तो ये सब लोग मिलकर आईएलपी की टीम तश्कील देते हैं। उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस और एक है टैक्टिकल इंटेलिजेंस। स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस में आता है लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस सर्वेलेंस। अगर किसी ग्रुप पे बहुत ज़्यादा अरसे तक उसकी जासूसी की जाए तो उसे स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस बोला जाता है, जिसमें कि ड्रग माफिया या मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। नेक्स्ट पे आता है टैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये इंस्टेंट लेड बेस्ड ऑपरेशन होता है, मतलब कि ये इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की जाती, जैसे कि सर्च एंड सीजर विदाउट वारंट। वारंट के बगैर अगर गश्त के दौरान किसी का सर्च और सीजर उसको रोका जाए तो ये टैक्टिकल इंटेलिजेंस में आता है, जैसे कि पाकिस्तान में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटी नारकोटिक्स फोर्स। एंटी नारकोटिक्स फोर्स क्या है? ड्रग्स एंड नारकोटिक्स पोज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। अब ड्रग्स जो हैं ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। यूज़ ऑफ ड्रग डिस्ट्रॉयज ह्यूमन बॉडी। ड्रग का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करता है, और जो ड्रग एडिक्ट होता है वो बर्डन भी बन जाता है ऑन द सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ illicit drug use are widespread, causing permanent physical and emotional damage to users and negatively impacting their families, co-workers and many other with whom they have contact। अब जो लोग ड्रग का यूज़ करते हैं वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, बल्कि उनके साथ जो उनकी फैमिली या उनके जो को-वर्कर्स होते हैं उन पे भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ड्रग यूज़ नेगेटिवली इम्पैक्ट अ यूजर्स हेल्थ, ऑफन लीडिंग टू सिकनेस एंड डिजीज़। अब अगर वो बीमार होगा तो इसकी परेशानी किसको आएगी? उसके घर वालों को। इन मैनी केसेज यूजर्स द प्रीमेच्योरली फ्रॉम ड्रग ओवरडोज or other drug associated illness. Some users are parents whose death leave their children in the care of relatives or in foster। अब इस तरह अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है विद द यूज़ ऑफ ड्रग्स, तो फिर उनके जो बच्चे हैं वो क्या होगा? वो तो रूल ही जाएंगे ना, तो वो पीछे रिश्तेदारों के सहारे बैठ जाएंगे। आगे है हिस्ट्री ऑफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स। एएनएफ की हिस्ट्री, मतलब एएनएफ पाकिस्तान में इसका क़याम किस तरह हुआ। सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सेल ऑफ इलिसिट ड्रग्स एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन नेम पाकिस्तान नारकोटिक्स बोर्ड इन 1957। 1957 में सबसे पहले पीएनबी बनता है, पाकिस्तान नारकोटिक्स बोर्ड। ये पीएनबी चेंज होकर बाद में इसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है और बना दिया जाता है पीएनसीबी, पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। ये पीएनसीबी बाद में 1991 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बन जाता है, एएनटीएफ। देन दिस एएनटीएफ इन 1995, ये क्या होता है? जो पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड और एएनटीएफ, पीएनसीबी और एएनटीएफ इनको मिला दिया जाता है और इनको मिला के बना दिया जाता है एएनएफ, एंटी नारकोटिक्स फोर्स। इस तरह पाकिस्तान में एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स का क्या हुआ। उसके बाद व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले इंक्वायर इनटू, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑल ऑफेंसेस रिलेटिंग टू और कंसर्न्ड विद प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इलिसिट ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग ऑफ इंटॉक्सिकेंट नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का जितना भी जैसे वो बन रहे हैं, जैसे वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये कैसे कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो इस सब का ख्याल रखना एंटी नारकोटिक्स फोर्स का फंक्शन है। उसके बाद ट्रेस एंड फ्रीज द एसेट्स, जो भी पकड़े जाएं ये काम करते हुए उनके एसेट्स को और इन ड्रग्स को फ्रीज कर दिया जाए। प्रोवाइड असिस्टेंस एंड एडवाइस टू अदर एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑन ऑल मैटर्स इन द फील्ड ऑफ नारकोटिक्स एंड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको इस मामले में असिस्टेंस प्रोवाइड करना भी एएनएफ का काम है। मेंटेन लाइएशन विद ऑल नेशनल और इंटरनेशनल नारकोटिक्स अथॉरिटीज़। अब नेशनल और इंटरनेशनल जितनी भी नारकोटिक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ राब्ते में रहे। अरेंज एंड कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग ऑफ ऑन स्टाफ एंड मेंबर्स ऑफ अदर एनफोर्समेंट एजेंसीज। स्टाफ की ट्रेनिंग को अरेंज करना ये भी एंटी नारकोटिक फोर्स का फंक्शन है। कोऑर्डिनेट द प्रोजेक्ट एंड स्कीम फॉर एलिमिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पपाई कल्टिवेशन। पपाई जो है ये भी एक इलिसिट ड्रग है जिसको कि अफीम बोला जाता है, ओपियम। तो इसकी प्रोडक्शन को भी खत्म करना जो है ये एएनएफ का काम है। परफॉर्म एनी अदर रिलेटेड फंक्शंस व्हिच मे बी असाइन टू इट। नाउ एंटी नारकोटिक फोर्स का जो लोगो है, इट्स लोगो हैज़ एन ईगल ड्रॉन एंड रिटन ड्रग फ्री सोसाइटी। इसके लोगो में एक ईगल है और नीचे लिखा होता है ड्रग फ्री सोसाइटी। इट इज़ अ फेडरल एग्जीक्यूटिव ब्यूरो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टास्क विद कॉम्बैटिंग द नारकोटिक्स। इसका काम क्या होता है कि नारकोटिक्स के साथ मुकाबला करना, स्मगलिंग एंड यूज़ विद इन पाकिस्तान, उनकी स्मगलिंग और उनके इस्तेमाल को रोकना विद इन पाकिस्तान। एएनएफ वर्क अंडर अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान आर्मी। अब एएनएफ पाकिस्तान आर्मी के अंडर काम करती है एंड मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल और मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के अंडर। इनका वीएन क्या होता है? एएनएफ फंक्शन थ्रू मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। इसकी एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी होती है विच ऑल्सो फोकस ऑन रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी थ्रू अवेयरनेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एडिक्ट्स। एक तो इसके इस्तेमाल को रिड्यूस किया जाए, दूसरा इसकी अवेलेबिलिटी को ख़त्म किया जाए, तीसरा इसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाई जाए और चौथा जो एडिक्ट्स हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। ये इनका वीएन है। मिशन क्या है इनका? पाकिस्तान बीइंग इन द नेबरहुड ऑफ एपी सेंटर ऑफ वर्ल्ड ओपियम एंड हीरोइन प्रोडक्शन। अब पाकिस्तान जो है ये नेबरहुड, अब अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा ओपियम और हीरोइन की प्रोडक्शन की जाती है और पाकिस्तान इसके नेबरहुड में है, तो पाकिस्तान एक थ्रेट के सेंटर में है।
opium and heroin production has become both a transit and victim state and is facing ever increasing spillover effects। और पाकिस्तान इस वजह से हमेशा से इसके जो है इफेक्ट्स को भुगत रहा है। डिस्पाइट परसिस्टेंट एंड कमेंडेबल एफर्ट्स, इतनी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड ऑफ ओपियम एंड हीरोइन रिमेन अ सीरियस कंसर्न। ये अब भी सीरियस कंसर्न है, पाकिस्तान में आती जाती रहती है। गिवन द स्केल एंड साइज ऑफ द प्रॉब्लम, Pakistan government has put in place stringent measures to contain the flow of illicit drugs. ANF is a principal agency in Pakistan for combating supply and demand reduction of illicit narcotics drugs that enter Pakistan mainly through the long porous border with Afghanistan। तो पाकिस्तान क्योंकि अफगानिस्तान के नेबरहुड में वाक़ है, तो इसीलिए इसकी जो रोकथाम है उसमें पाकिस्तान को बहुत मुश्किलें दरपेश आती हैं, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है वो पोरस है। पोरस का मतलब है कि लोगों ने ऐसे ऐसे यहाँ पर जगह बनाई हैं जहाँ से वो आसानी से अफगानिस्तान आते जाते हैं और ड्रग्स भी अपने साथ ले आते हैं। उसके बाद आती है एक स्पीयर स्ट्रेटजी टू कंट्रोल ड्रग यूज़। स्पीयर SPEAR, ऐसे आता है सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस एक्विजिशन, मतलब कि सर्वेलेंस की जाए, उस पर जासूसी की जाए ड्रग के रोकथाम के लिए। P से आता है प्रोएक्टिव प्रिवेंशन, मतलब कि इसकी प्रिवेंशन में और इसको प्रोटेक्ट करने में अपना प्रोएक्टिव किरदार अदा किया जाए। E से आता है इफेक्टिव एनफोर्समेंट की जाए। A से है अलायंस असिस्टेंट एंड कोऑपरेशन, किसके साथ? एंटी नारकोटिक्स और नारकोटिक्स जो एजेंसीज हैं उनके साथ अलायंस शो की जाए। और R से आता है रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस इसके बारे में फैलाई जाए और जो यूज़र्स हैं ड्रग यूज़र्स उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। तो इस तरह ड्रग यूजेज पे कंट्रोल किया जा सकता है। इन दिस वे पाकिस्तान कैन बिकम ड्रग फ्री सोसाइटी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।